जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात किया प्लांटाउन के बारे में, जिसमें हमने आर्किटेक्चर के बारे में बात किया, एग्रीकल्चर के बारे में बात किया। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में या पशुपालन के बारे में। तो हेडिंग लगाएं, डोमेस्टिकेशन या पशुपालन। डोमेस्टिकेशन या पशुपालन। हम सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। और मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। डोमेस्टिकेशन के बारे में अगर बात करें तो पशुपालन में हमें हाथी और घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, एलिफेंट और हॉर्स के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी हमें मिलता है सुरकोटदा नामक स्थान से, और घोड़े की हड्डी हमें मिलती है लोथल नामक स्थान से। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एलिफेंट, मतलब हाथी। हाथी का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? सुरकोटदा से। सुरकोटदा, मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी का एक स्थल हुआ करता था सुरकोटदा। और यदि हम घोड़े की बात करें तो हमें हॉर्स के हड्डी मिलते हैं, घोड़े के हड्डी मिलते हैं। दैट मीन्स बोन्स ऑफ हॉर्स, और ये हमें मिलते हैं लोथल से। जी, तो हाथी मिला सुरकोटदा से और घोड़े की हड्डी लोथल से मिलता है। इसके साथ साथ हमें बैल के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हमें कहीं से भी शेर और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट होगा वी फाउंड द एविडेंस ऑफ ऑक्स, जिसे आप हिंदी में बैल कहते हैं। बैल के साक्ष्य हमें मिले हैं, लेकिन कहीं से भी शेर एवं गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो बैल के साक्ष्य मिले, लेकिन कहीं से भी शेर और गाय के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। जब हम इस सभ्यता को ख़त्म करके एक नए सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उस सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, जो सबसे होली एनिमल माना जाता था या पवित्र जानवर माना जाता था वो गाय था। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, लास्ट पॉइंट काऊ बिलीव्ड एज मोस्ट होली रिवर, सॉरी मोस्ट होली एनिमल होना चाहिए, मोस्ट होली एनिमल। गाय सबसे पवित्र जानवर माना जाता था वैदिक सभ्यता में, याद रखेंगे, ड्यूरिंग वैदिक सिविलाइजेशन। और यदि सिंधु घाटी की बात करें तो उसमें हमें गाय के कोई भी साक्ष्य या अवशेष नहीं मिले हैं। तो यहाँ तक है डोमेस्टिकेशन के बारे में या पशुपालन के बारे में। अब हम बात करते हैं करेंसी या मुद्रा के बारे में।
अगला हेडिंग लगाएं करेंसी। जी, करेंसी जिसे आप हिंदी में मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अगर हम करेंसी की बात करें या मुद्रा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस सभ्यता का कोई भी करेंसी नहीं हुआ करता था, कोई भी मुद्रा नहीं हुआ करता था। अब जब करेंसी नहीं है तो किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होता कैसे था? दूसरा तरीका था जिसे हम एक सिस्टम हुआ करता था जिसके तहत वस्तु को खरीदा जाता था या बेचा जाता था, जिसे आप बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। समझना, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास चावल है और दूसरे व्यक्ति के पास गेहूं है, तो वो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना चावल दे देता है और दूसरा व्यक्ति अपना गेहूं उसे चावल दे देता है। इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से इस बार्टर सिस्टम से इस सभ्यता में मुद्रा चली करती थी या किसी भी वस्तु का आदान प्रदान होता था। कोई दिक्कत? नोट करेंगे। आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, करेंसी में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार्टर सिस्टम मतलब है वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। उस समय कोई भी करेंसी नहीं था, रुपया नहीं था, सिक्के नहीं थे। जी, अब अगला हेडिंग लगाएं स्क्रिप्ट, जिसे आप हिंदी में लिपि कहते हैं। अगला हेडिंग है आपका स्क्रिप्ट, जिसे आप हिंदी में लिपि कहते हैं। स्क्रिप्ट या लिपि, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2500 ईसा पूर्व में स्क्रिप्ट का खोज कर लिया गया था, लिपि का खोज कर लिया गया था, और इस लिपि का खोज सिंधु घाटी के लोगों ने ही किया था। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर सिंधु घाटी के लोगों ने खोज किया, लिपि का खोज किया, तो क्या ये लोग लिखा करते थे? जी बिल्कुल लिखा करते थे, लेकिन हमारे तरह नहीं लिखा करते थे। जैसे हम लोग आज के ज़माने में जिस तरीके से इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, वैसा नहीं लिखा करते थे। ये लोग जो भी कुछ लिखा करते थे एक चित्र टाइप का हुआ करता था, पिक्चोग्राफ हुआ करता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्कवर्ड इन 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व में इसका खोज किया गया। लेकिन ये लोग लिखा करते तो थे, लेकिन हमारे जैसा नहीं, जिस तरीके से आज हम ABCD के फॉर्म में इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं वैसा नहीं था, पिक्चर वाइज हुआ करता था। ठीक है, और ऐसा ये भी माना जाता है कि जो भी पिक्चर वाइज तरीके से लिखते थे वो उसमें 64 बेसिक सिंबल हुआ करता था, जिसे बेसिक सिंबल कहा जाता था। इस पिक्चोग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ चित्र बना के समझाना। जैसे मान लेते कि अगर हम आज के समय में कहें कि एक आदमी पेड़ काट रहा है, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं? हिंदी में बोलेंगे कि एक आदमी पेड़ काट रहा है, या फिर इंग्लिश में कहेंगे अ मैन इज कटिंग अ ट्री। वेरी सिंपल। लेकिन इस बात को सिंधु घाटी के लोग कैसे दर्शाते थे? बोलने तो आता ही था, पर लिखने के मामले में वो एक पिक्चर बनाकर बताते थे। एक पेड़ का चित्र बना देता था और उसमें एक पेड़ काटने वाले आदमी को बैठा देता था।
तो इस तरीके से, इस चित्र से बताता था कि हाँ एक आदमी पेड़ काट रहा है, ठीक है। तो पिक्चर वाइज लैंग्वेज हुआ करता था इन लोग का। रिटन इन पिक्चोग्राफ, written in pictograph, which had 54 basic symbols, 54 बेसिक सिंबल्स हुआ करता था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा बहुत ये सवाल आ रहे होंगे या क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये लोग लिखते थे तो किस डायरेक्शन में लिखा करते थे। जैसे आज हम लोग कुछ भी लिखते हैं, हम हिंदू धर्म या भारतीयों की बात कर रहे हैं, तो वो लोग जो भी भारतीय हैं वो कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी के लोग कैसे लिखते थे? ये डिफरेंट टाइप के था। पहले राइट टू लेफ़्ट लिखते थे और फिर उसके बाद लेफ़्ट टू राइट लिखते थे। आया कुछ समझ में? पहले राइट टू लेफ़्ट और उसके बाद लेफ़्ट टू राइट लिखा करते थे सिंधु घाटी के लोग, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं थर्ड पंक्ति में रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, देन उसके बाद लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, दैट मीन्स बाएं से दाएं। आप ये इस दिशा को याद रखेंगे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग लिखा करते थे। तो मेरे भाई ये है स्क्रिप्ट के बारे में या लिपि के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अंतिम संस्कार के बारे में। आप जानते हैं कि किसी भी डेड बॉडी को नदी किनारे उस तरीके से समझना है कि अंतिम संस्कार कितने तरीके के होते थे। अंतिम संस्कार की बात करें तो ये 3 तरह का हुआ करता था, जिसमें सबसे पहला है दाह संस्कार, दूसरा पूर्ण समाधिकरण और तीसरा आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि दाह संस्कार को हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है। हिंदू धर्म के लोग ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्या है दाह संस्कार? आप जानते होंगे, हर भारतीय जानते हैं इस बात को कि किसी भी डेड बॉडी को पहले नदी किनारे ले जाया जाता है और फिर उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो भी उस डेड बॉडी का लेफ़्ट पार्ट हो जाता है, दैट मीन्स जो राख बच जाता है, उसको ज़मीन में पहले उसको घड़ा में रख लिया जाता है और फिर इसको ज़मीन में दफना दिया जाता है। ज़मीन में दफनाने का काम ये सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। अगर हम आज के समय की दाह संस्कार की बात करें तो आज क्या होता है कि जो भी राख होता है डेड बॉडी का, जलने के बाद जो बच जाता है उसको नदी में फ्लश कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो ये है दाह संस्कार के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग ही लगाएं, आपका हेडिंग जाएगा 3 प्रकार के अंतिम संस्कार। 3 प्रकार के अंतिम संस्कार, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया दाह संस्कार के बारे में। हालांकि पहले ये मैं लिख देता हूँ, दाह संस्कार जो फॉलो किया जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है।
दाह संस्कार हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है। और यदि हम दूसरा मैंने आपको बताया पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण इस तरह का संस्कार मुस्लिम और क्रिश्चियन फॉलो करते हैं। ये हम बताएंगे अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एक लेआउट दे देता हूँ। लास्ट होता है आपका आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण ये किसके द्वारा किया जाता है? हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो अब कौन बच गया? पारसी। ध्यान देंगे, पारसी की बात हम कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हम पारसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से लिख के बताते हैं जी। पारसी, ये पारसी लिखा हुआ है, फारसी नहीं समझना है। फारस के लोग की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पारसी की बात कर रहे हैं। ये भारत के ही लोग होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के अंतिम संस्कार होते हैं, पहले इसको नोट करें, फिर हम एक एक करके दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण की बात करते हैं। जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दाह संस्कार तो मैंने बता दिया कि हिंदू धर्म में होता है। डेड बॉडी को जो राख होते हैं उसको घड़े में या एक छोटा सा घैला में रख लिया जाता है और फिर इसको नदी में बहा दिया जाता है। हालांकि सिंधु घाटी के लोग बहाते नहीं थे, दफना दिया करते थे ज़मीन में, ठीक है। इसके बाद दाह संस्कार के बाद आपका था पूर्ण समाधिकरण। ये मुस्लिमों और क्रिश्चियन फॉलो करते हैं। आपको पता है कि डेड बॉडी को एक वुडन बॉक्स में रख दिया जाता है और फिर इसको ज़मीन में दफना दिया जाता है। ऐसा इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में होता है, दैट मीन्स मुस्लिम एंड क्रिश्चियन में होता है, ठीक है। अब लास्ट था आपका आंशिक समाधिकरण। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि देखिए आंशिक समाधिकरण में क्या होता था? आंशिक समाधिकरण पारसी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था, ठीक है। होता क्या था कि कोई भी डेड बॉडी को, जो भी डेड बॉडी है उसको जंगल में ले जाकर अकेला छोड़ दिया जाता था, ठीक है। उस डेड बॉडी को चील, कौवे, जानवर, जंगली जानवर खा जाते थे, ठीक है। और जो भी पार्ट बच जाता था उस डेड बॉडी का, उसको फिर से लेकर ज़मीन में दफना दिया जाता था और ये कहलाता था आंशिक समाधिकरण, ठीक है। कोई डाउट? हमने काफ़ी सारे बात किया, डोमेस्टिकेशन से स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, संस्कार, अंतिम संस्कार के बारे में बात किया, और इसी के साथ आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो। ऑल द वेरी बेस्ट।